हेलो फ्रेंड्स, टुडे वी विल बी स्टार्टिंग विद चैप्टर मीटिंग लाइफ चैलेंजेस। स्टार्टिंग नहीं, वी विल बी कंटिन्यूइंग। वी पहले भी बहुत सारी वीडियोस बना चुकी हूँ जिसमें हमने ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द चैप्टर ख़त्म कर लिया है। एंड इन द लास्ट वीडियो वी डिस्कस जनरल अडेप्टेशन सिंड्रोम एंड स्ट्रेस एंड इम्यून सिस्टम। कैसे स्ट्रेस की वजह से हमारी इम्यूनिटी, एक इंसान की इम्यूनिटी पे फ़र्क पड़ता है, असर पड़ता है। एंड सो वी विल बी इन दिस वीडियो कंटिन्यूइंग विद चैप्टर 3 लाइफ चैलेंजेस का टॉपिक लाइफस्टाइल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद आवर टॉपिक लाइफस्टाइल। तो हम सिंपली पढ़ेंगे कि जब भी हम स्ट्रेस आउट होते हैं तो हम अपनी जो लाइफस्टाइल है उसको ऐसे बिगाड़ लेते हैं ना, जिसका इम्पैक्ट हमारी हेल्थ पे पड़ता है। तो लाइफ स्ट्रेस की वजह से हम क्या करते हैं, अनहेल्दी लाइफस्टाइल को फॉलो करने लग जाते हैं। जैसे पहले अगर आप स्ट्रेस्ड आउट नहीं होते तो आप खुल के खाते पीते हो, हंसते बोलते हो, एक्सरसाइज करते हो, अपना डेली जो भी रूटीन होता है उसको अच्छे से मज़े से फॉलो करते हो। एंड उससे क्या होता है, आपका हेल्थ सही रहता है। बट जब आप स्ट्रेस्ड आउट होते हो तो बहुत बार हमने देखा है कि पीपल रिफ्यूज़ टू ईट। एंड अगर वो खाते भी हैं तो उतना नहीं खाते जितना उनको खाना चाहिए। तो उसकी वजह से क्या होता है, लैक ऑफ एनर्जी हो जाती है, न्यूट्रिशन कम मिल रहा है तो ऑफकोर्स आपको फेंट, डिजीनेस, टायर्डनेस, सब चीज़ें, थकान सी महसूस होती है और चक्कर भी आते हैं। तो हम इस लाइफस्टाइल वाले टॉपिक में यही चीज़ पढ़ेंगे कि स्ट्रेस की वजह से पर्सन का अगर लाइफस्टाइल हेल्दी है तो वो अनहेल्दी हो जाता है। एंड इसकी वजह से जो हमारा भी हेल्थ है वो ख़राब हो सकती है। तो यहाँ पे एक प्रॉपर सी डेफिनेशन है लाइफस्टाइल की, जो कि यहाँ है, लाइफस्टाइल इज़ द ओवरऑल पैटर्न ऑफ डिसीजन एंड बिहेवियर्स दैट डिटरमाइन अ पर्सनस हेल्थ एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ। यानी कि जो भी पैटर्न एंड डिसीजंस हम अपने लाइफ में लेते हैं उसको हम लाइफस्टाइल कहते हैं। तो इसमें जो पैथोजेंस है, ये जो हाईलाइटेड है, ब्लैक बोल्ड में लिखा हुआ है, ये पैथोजेंस बेसिकली होते हैं स्ट्रेसर्स और ऑर्गेनिजम्स कह सकते हैं। अब ये स्ट्रेसर्स किसी भी टाइप के हो सकते हैं। आप जो भी चीज़ आपको स्ट्रेस दे वो स्ट्रेसर होता है, जैसे नॉइज़ी सराउंडिंग, क्राउडिंग और बहुत सारी चीज़ें। अब इसमें ना जो लोग स्ट्रेस्ड आउट होते हैं उनका जो पुअर न्यूट्रिशनल हैबिट्स होती है वो कम होते हैं, क्योंकि वो स्ट्रेस्ड आउट है तो नींद नहीं आती है। तो या तो स्लीप पैटर्न में डिस्टर्बेंस हो जाती है या फिर वो कम सोते हैं। आर लाइकली टू एंगेज इन अदर हेल्थ रिस्किंग बिहेवियर्स, जैसे कि स्मोकिंग, एल्कोहल। लॉट ऑफ पीपल एंगेज इन हेल्थ कॉजिंग हेल्थ रिस्किंग बिहेवियर, जैसे कि ये जो सब्सटेंस अब्यूज़ है वो तभी करते हैं कि भाई अल्कोहल पीने से, शराब पीने से या सिगरेट वगैरह स्मोकिंग करने से हमें रिलीफ मिलेगा, बट दैट्स नॉट ट्रू। इन द शॉर्ट रन वो आपको रिलीफ दे सकता है, बट यू डोंट नो, यू नेवर नो कि वो चीज़ आपके अंदर हेल्थ में, आपकी बॉडी में क्या कर रही है असर, एंड व्हाट विल बी द इम्पैक्ट्स और इफ़ेक्ट्स ऑफ दैट बिहेवियर। So such health impairing behaviors can develop gradually and are accompanied by pleasant experience temporarily. अब उसके बाद हम बात करेंगे कि आप इन सब को, जब आप स्ट्रेस्ड आउट होते हो तो आप ऑब्वियसली हेल्दी रूटीन को फॉलो नहीं करते हो, बट हम आपको करना चाहिए हेल्दी रूटीन को फॉलो। तो स्टडीज़ हुई हैं बहुत सारी, एंड इट हैज़ रिवील दैट हेल्थ प्रमोटिंग बिहेवियर, जैसे कि बैलेंस डाइट, रेगुलर एक्सरसाइज, फैमिली सपोर्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मतलब अगर एक पर्सन स्ट्रेस्ड आउट है और उसके पास ये 3-4 चीज़ें हैं, जैसे कि बैलेंस डाइट है, वो अच्छे से खाना पीना खा रहा है, रेगुलर एक्सरसाइज कर रहा है, फैमिली सपोर्ट है, तो ऑफकोर्स सी बात है कि वो बीमार नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसके पास सपोर्ट है, वेदर इट इज़ फैमिली सपोर्ट और इट इज़ न्यूट्रिशन का सपोर्ट। पर अगर यही चीज़ बैलेंस्ड लो फैट डाइट है, रेगुलर एक्सरसाइज है, कंटिन्यूड एक्टिविटी है, ये चीज़ भी हेल्प करेगी, क्योंकि पॉजिटिव थिंकिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब आप पॉजिटिव थिंक करते हो तो आपको पॉजिटिव भी थिंकिंग होती है, या फिर आप हर चीज़ को, हर व्हाटएवर सिचुएशंस और सर्कमस्टांसेस आपके लाइफ में आती हैं उसको आप इन अ पॉजिटिव वे लेते हो रादर देन नेगेटिव। तो वो चीज़ बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट करती है। सो द मॉडर्न लाइफस्टाइल में क्या है, बहुत ज़्यादा खाना पीना है, ड्रिंकिंग है, एंड बहुत ज़्यादा फास्ट पेस्ड गुड लाइफ वगैरह है,
एंड इसकी वजह से क्या हो रहा है कि हमारी जो हेल्थ है वो इम्पैक्ट हो रही है बिना स्ट्रेस के ही, क्योंकि हम न्यूट्रिशनल डाइट ले नहीं रहे हैं, हम खा रहे हैं पिज़्ज़ा, बर्गर, चाउमीन, और जिसमें कुछ है भी नहीं। तो हमें घर का हेल्दी डाइट फॉलो करना चाहिए। सो लेट अस मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, कोपिंग विद स्ट्रेस। अब इसमें सिंपल सी बात है, व्हेन आई एम सेइंग कोपिंग, यानी कि आपको स्ट्रेस ऑलरेडी है एंड यू आर फाइंडिंग सम वेज ऑफ कोपिंग विद दैट। अब कोपिंग की ना एक डेफिनेशन है जो कि इम्पॉर्टेंट है, दैट कोपिंग इज़ अ डायनामिक सिचुएशन स्पेसिफिक रिएक्शन टू स्ट्रेस। यानी कि when I state dynamic, यानी कि वो कीप ऑन चेंज होती रहती है, इट इज़ नॉट एट ऑल स्टेबल। यानी कि आपका अगर ज़्यादा जो स्ट्रेस आप ले रहे हो, हर स्ट्रेस की जो इंटेंसिटी है ना वो अलग होती है, एंड इसीलिए आप उनसे अलग वे में डील करते हैं। तो वही चीज़ है, कोपिंग डायनामिक सिचुएशन स्पेसिफिक रिएक्शन है इन स्ट्रेस से। अब उसके बाद वी स्ट्रेट फॉरवर्ड कम टू द नेक्स्ट टॉपिक जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एंड ये हमें कैटेगराइजेशन के लिए बेसिकली 1 मार्कर MCQ में पूछा जाता है, वो जिस एंडलर पार्कर वाली कोपिंग स्ट्रैटेजी है पहली वाली, जिसमें 3 हैं। द फर्स्ट वन इज़ टास्क ओरिएंटेड। एज अ नेम सजेस्ट, टास्क ओरिएंटेड। आपके पास कोई टास्क होगा, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपका कल पेपर है तो आज आपके पास जो टास्क है कि आपको प्रिपेयर करना है फॉर योर एग्ज़ाम्स, एंड उसके लिए आप क्या करोगे, आप शेड्यूल बनाओगे, आप तो डिसाइड करोगे कि कितने घंटे ईच चैप्टर को देने हैं। एक दिन में मेरा ये सिलेबस इतना तो पूरा कर लेना चाहिए। पर अगर आप वो चीज़ें नहीं कर पाते हो तो आप रीशेड्यूल करते हो, चीज़ों को रीस्ट्रैटेजाइज करते हो, एंड देन री-प्लानिंग करते हो, एंड फिर जाके चीज़ों को करते हो सही से। तो टास्क ओरिएंटेड में सिंपल सी बात है कि आप जो भी सिचुएशन आपके सामने आएगी उसके ऑल्टरनेट कोर्सेज ऑफ एक्शन को डिसाइड करोगे, उसका आउटकम क्या होगा ये भी सोचोगे, एंड आप डिसाइड करोगे प्रायोरिटीज़, एंड सिंपली उसके डायरेक्शन में एक्ट करोगे टू डील विद दैट पर्टिकुलर सिचुएशन। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल इसमें भी दे रखा है, शेड्यूल माई टाइम बेटर और थिंक हाउ आई हैव सॉल्व सिमिलर प्रॉब्लम्स। क्योंकि जब आप सोचोगे कि मैंने सेम टाइप ऑफ सिचुएशन ऐसे सॉल्व करी थी जब ये चीज़ हुई थी मेरे साथ, तो इसमें आपको एक मिलेगा, क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन मिलेगा आपको कि आपको वो प्रॉब्लम को ऐसे सॉल्व करना चाहिए या फिर ऐसे करना चाहिए। नेक्स्ट स्ट्रैटेजी गिवन बाय एंडलर एंड पार्कर इज़ इमोशन ओरिएंटेड। नाउ इमोशन ओरिएंटेड में हम अपना जो इमोशन है वो कंट्रोल करेंगे, पर हर पर्सन उतना कैपेबल नहीं होता है, उतना उसमें कैपेबिलिटी नहीं होती है कि वो कंट्रोल कर पाए। बहुत बारी हमारे इमोशंस बर्स्ट आउट हो जाते हैं, एंड जैसे किसी और का गुस्सा किसी और पे उतार देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको स्कूल में डांट पड़ी एंड यू केम होम एंड मम्मी ने कुछ थोड़ी सी मतलब लॉजिकल बात कही थी, उस पर भी आपको बुरा लग गया एंड मुँह बना के आप चल दिए, तो वो चीज़ सही नहीं है। सो यहाँ पे जब आई एम टॉकिंग इमोशन ओरिएंटेड, तो इसमें जो भी आप अपने इमोशंस हैं यू आर डिस्प्लेइंग, दैट इज़ ऑफ कोर्स नेगेटिव इमोशंस, जैसे कि एंगर, फ्रस्ट्रेशन और इरिटेशन, फॉर एग्जाम्पल टेल माई सेल्फ दैट इज़ नॉट हैपनिंग टू मी और वरी अबाउट व्हाट एम आई गोइंग टू डू। सो दिस इज़ इमोशन ओरिएंटेड। So next we come to avoidance oriented strategy. Avoidance नाम में पता चल रहा है that you try to avoid the situation, to put the issue under carpet, या फिर आप so इसमें आप क्या करोगे, जो सीरियसनेस है किसी भी सिचुएशन की उसको आप डिनाई। तो फॉर एग्ज़ाम्पल आपने किसी टेस्ट में अच्छे से स्कोर नहीं करा तो आपका वो टेस्ट मैडम ने वापस कर दिया है, बट आप उसको इंस्टेड ऑफ शोइंग इट टू पेरेंट्स आप उसको ना फाड़ फूड़ के डस्टबिन में डाल देते हो, एंड यू ट्राई टू हैंग आउट विद योर फ्रेंड्स, वॉच टीवी या व्हाट्सएप चलाना, यूट्यूब चलाना, तो आप डिनाई कर रहे हो सिचुएशन को।
नेक्स्ट कमिंग टू लज़ारस एंड फॉकमैन वाली कोपिंग स्ट्रैटेजी, इसमें सिर्फ 2 हैं, बट हाँ इनके टाइप से इन्होंने भी एक कोपिंग की डेफिनेशन दी है, which states coping refers to constantly changing cognitive and behavioral efforts to master, reduce or tolerate internal external demands that are created by a stressful transaction. इतनी लंबी चौड़ी डेफिनेशन है, ये पेपर में आप तब लिख पाओगे ऑल्दो यू हैव टू लर्न एज इट इज़, बट हर चीज़ को करने सीखने का एक तरीका होता है, एंड विद दैट सेम मैनर I'll explain it in simple words. So the first is, क्या कह रहे हैं कि इसमें जो भी सिचुएशन, चाहे वो कॉग्निटिव चाहे वो कितनी ही स्ट्रेसफुल हो, उसमें ना हम अपने कॉग्निटिव एंड बिहेवियरल एफर्ट्स को यूज़ करेंगे। क्या करने के लिए? या तो उस सिचुएशन को पूरे तरीके से हैंडल कर लेंगे, बहुत सारे पर्सन कहते हैं दैट आई कैन हैंडल दैट सिचुएशन, यानी कि उनको अंदाज़ा है दैट द स्ट्रेस और द कॉन्सिक्वेंसेस जो भी नेगेटिव हैं दे आर स्टिल कंट्रोलेबल एंड दे आर इन देयर हैंड। तो इसमें अगर आप मास्टर कर लो तो बहुत ही अच्छा, वेल एंड गुड, पर कई बार हम नहीं कर पाते मास्टर, तो उस सिचुएशन में हम क्या ट्राई करेंगे? रिड्यूस करेंगे कि टॉलरेट द इंटरनल एंड एक्सटर्नल डिमांड्स। सो हम जितने भी एक्सटर्नल डिमांड्स हैं उसको कम करने की कोशिश करेंगे। मूविंग टू द नेक्स्ट, कि लज़ारस एंड फॉकमैन ने 2 टाइप्स दिए हैं ऑफ कोपिंग। द फर्स्ट वन इज़ प्रॉब्लम फोकस्ड एंड इमोशन फोकस्ड। अब देयर इज़ अ डिफरेंस। सबसे पहले इनकी आपस में डिफरेंस है, एंड देन ये कैसे ये कोपिंग स्ट्रैटेजीज़ एंडलर एंड पार्कर वाले कोपिंग स्ट्रैटेजीज से कैसे डिफरेंट है वो भी मैं बताऊंगी। सो प्रॉब्लम फोकस ना सबसे पहले प्रॉब्लम पे अटैक करता है, एंड वो बिहेवियर्स को हम लेते हैं जिससे हम उस चीज़ को सॉल्व कर सकें या ऑल्टर करें उस पर्टिकुलर बिलीफ वगैरह को, एंड हम इंक्रीज़ करें एक पर्सन की अवेयरनेस, नॉलेज एंड रेंज ऑफ बिहेवियरल कॉग्निटिव ऑप्शंस। जैसे I made a plan of action and followed it. So this is problem focus and it is for a longer duration, क्योंकि आप प्रॉब्लम पर फोकस कर रहे हो, सो इट इज़ अ लाइफ टाइम। जैसे आपने सोचा कि मैं अब रेगुलर एक्सरसाइज करूँगा, आई विल ईट न्यूट्रिशियस फूड क्योंकि मुझे हेल्दी रहना है, तो वो चीज़ें ना लॉन्ग रन होगा। ऐसा नहीं है कि आपने 2-3 दिन करा फिर छोड़ दिया। इट्स नॉट दैट थिंग that you are not interested in. You were interested, that is why you took that decision, right? So emotion focus की जब बात करें तो इसमें आपका जो भी इमोशन है you will try to manage those emotions because you know कि अगर आपने वो इमोशंस को एक्सप्रेस कर दिया that can have a negative impact on the people. तो इस डिग्री ऑफ इमोशनल डिस्ट्रप्शन को हम लिमिट करेंगे with a minimal effort। जैसे कि I did some things to let it out of my system। तो अब बात आई कि दोनों में से सबसे ज़्यादा चलता कौन है, सबसे ज़्यादा लोग किसको ज़्यादा यूज़ करते हैं। सो द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज़ प्रॉब्लम फोकस्ड। इसको लोग ज़्यादा ही यूज़ करते हैं क्योंकि ये लाइफ टाइम चलता है, इट इज़ नॉट फॉर अ शॉर्ट रन। अब बात आई कि इमोशन फोकस्ड एंड इमोशन ओरिएंटेड जो कि एंडलर एंड पार्कर ने दी है, दोनों में डिफरेंस क्या है? इमोशन फोकस इन अ पॉजिटिव मैनर फोकस करता है, यानी कि आपको अपना जो इमोशन है उसको एक्सप्रेस नहीं करना है, यू हैव टू हैंडल दैट इमोशन, यू हैव टू नेवर लेट दैट इमोशन आउट। बट इमोशन ओरिएंटेड इज़ आपको इमोशन हैंडल करो, अगर हो सके, नहीं हो सके तो बर्स्ट आउट, इमोशनल बर्स्ट आउट हो जाएगा।